हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं इतिहास की ये श्रृंखला। और इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगन सभ्यता, मोहनजोदारो, है ना, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। अर्थात ये कि हम लोग इस पे काम करने वाले, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास को हम जो पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसके काल विभाजन को पढ़ लेते हैं। हम पूरा भारतीय इतिहास नहीं पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं, एक एक पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने भारतीय इतिहास के काल विभाजन को उठाया है। काल विभाजन से जो भी चीजें बन सकती वो हम 2-3 वीडियो बना खत्म कर देंगे। उसके बाद इससे संबंधित प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे कम से कम 100, 150, 200 प्रश्नों की। उसके बाद जो है फिर आपको अगला पॉइंट, जहां से सीधे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, मतलब एक प्रश्न पर एक वीडियो, आप एक वीडियो देखिए, एक प्रश्न आपके पक्के हो जाए, ऐसे चीजों को लेकर के। चूंकि इतिहास बहुत भारी भरकम है, इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं अपना ये जो पॉइंट हमने बना रखा है। देखिए पॉइंट में है क्या। जैसे इतिहास के विभाजन को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें इतिहास में 3 काल विभाजन का किया जा सकता है। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल जो है पूरा पाषाण काल, इसका एक पार्ट है। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल का है सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में क्या, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती है। अब आपके मन में प्रश्न एक उठेगा, जैसे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बात क्लियर है? प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। बात क्लियर है? तो आद्य ऐतिहासिक काल वो हो गए। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो इतिहास कहलाता है। बात क्लियर है? तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर आप समझ गए। अब आते हैं पूरा पाषाण काल, समझते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल जो है इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहता है भैया? सोहन संस्कृति। इसकी अवधि आपसे पूछा जाए तो 5000 से 10000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब देखिए इसमें क्या है कि पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा है। अभी पूछा जाता है निम्न में से किस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल या इसी को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। बात क्लियर है? यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पत्थर का औजार, यहाँ पे है ना, ये इसके महत्व को बता रहा पूरा पाषाण काल। और इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ये देखिए आप, ये इस पे देखिए कैसे हमला हो रहा है, ये देखिए कैसे हमला कर रहे हैं। तो ये प्रमुख आधार क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो भैया शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में मनोरंजन का एक साधन भी था। अब इसकी विशेषता अगर पूछी जाए आपसे, जैसे यूपीपीएससी ने, बीपीएससी ने पूछ रखा है कि सुमेलित करने के लिए, तो भैया आखेटक इसकी विशेषता है। खाद्य संग्राहक भी थे ये, शैलाश्रयी अधिवास इनका था। बात क्लियर है? पूरा पाषाण काल के अवशेष पंजाब में मिले। इस काल के मानव कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं नुकीले, है ना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल आकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम नामक स्थान पर ये सारी चीजें मिली थी आपको, ये पल्लावरम में मिली थी। कहाँ पे? पल्लावरम में मिली थी। प्रश्न आता है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है वो थे क्या? इतिहासकार थे, वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है एक भूवैज्ञानिक थे। इन्हें प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा गया है। बात क्लियर है? उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। उच्च पुरा पाषाण हड्डी बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली थी। ये जो आपको मातृ देवी दिख रही हैं, ये आपकी मातृ देवी है। क्या है? मातृ देवी। और इसकी प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो उत्तर प्रदेश से मिली है। उच्च पुरा संस्कृति का अन्य नाम फलक संस्कृति है। कुछ पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखिए
सबसे मेन जो है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो भैया आग का आविष्कार देख लीजिए, आग का आविष्कार जब पत्थर बने तो पत्थर से आग भी निकली, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। क्या? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मध्य पाषाण काल। समझिएगा इसको, मध्य पाषाण क्या? पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को पूरा पाषाण काल या माइक्रोलिथ कहते हैं। ये पूछा जाता है आपसे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-63 में तो पूरा पाषाण के विषय में हुई, लेकिन 1867 में जो है जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे, तब इसकी जानकारी हुई थी। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर मध्य पाषाण काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। बात क्लियर है? पहली दफा जो है पूरा जो संस्कृति थी, मतलब जो अंत्येष्टि थी, मृतकों की अंत्येष्टि पहली दफा अगर आपसे पूछा कब परिचित हुए, तो मध्य पाषाण काल में हुई। भारत में मानव अस्तित्व या अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हो। जाहिर सी बात है अस्थिपंजर तभी प्राप्त होंगे जब वहां पे मनुष्य निवास करेगा। तो अगर आपसे पूछे मनुष्य संबंधी निवास का पहला प्रमाण कहाँ हुआ, तो पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिलता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी या जो यूपी के एग्जाम हुए, यूपी SSSC ने 2 दफा इसको पूछ रखा कि मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी मिला था। हड्डी के बने आभूषण बाघोर से प्राप्त हुए थे। बात क्लियर है? मैदहा से मृग सिंह मतलब हिरण के सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले। बात क्लियर है? मैदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं, गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। अब अगर आपसे पूछा जाए जो अभी यहाँ पे हड्डी के बने आभूषण बाघोर, तो बाघोर कहाँ है? तो भैया बाघोर आपका राजस्थान में। बात क्लियर है? अब क्या है, तमिलनाडु में मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को ट्रेरी स्थल कहा जाता है। ये पूछा गया है, बीपीएससी ने इसको पूछ रखा है, बीपीएससी ने पूछा है, यूपीपीएससी ने पूछा है, दोनों ने पूछ रखा है, तो आप इसको समझ जाइए। अब मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो भैया ये आखेटक थे, पशुपालक थे और नदी तट पर इनका आवास था, है ना। नदी तट के किनारे रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जल की सुगमता थी, आने जाने का उनको एक नाव के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त थी। तो ये सारी चीजें थी। अब आते हैं अगले काल पे, नव पाषाण काल लेते हैं। क्या लेते हैं? नव पाषाण काल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे घर बना हुआ है और ये निवास कर रहे हैं, ये लोग अपना कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ये निवास है, ठीक है। तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति यहाँ से आई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मानव है, इसका ये घर है और ये कुत्ता लेकर के जा रहा है। क्या लेकर के? कुत्ता लेकर के जा रहा है। कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया। फिर अगला क्या है? पहिए तथा कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पहिया है, क्या है? पहिए का आविष्कार हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कृषि, क्या है? यहाँ पे कृषि का आविष्कार है। तो कृषि का आविष्कार भी यहीं से हुआ है, पहिए का आविष्कार भी यहीं से हुआ है, ठीक है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए अब अगला पॉइंट लेते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अच्छा, ये छूट गया है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी, ठीक है। अब ये गेहूं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, गेहूं यहाँ पे सारी चीजें हैं, गेहूं यहाँ पे बोया जा रहा है दूर दूर करके, है ना। एवं जौ थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल था। भैया चावल जो है ये सबसे पहला अनाज था, अगर अनाज पूछे। और फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। विशेषतः ये खाद्य उत्पादक थे। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कुलडीहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए थे। चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला? कुलडीहवा उत्तर प्रदेश से। और कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। गंगा के मैदान में मानव बस्ती प्राचीन तमाम अवशेष कालपी में मिलता है। अब इससे पहले एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी थी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल्हाड़ी, है ना। ये पत्थर है, यहाँ से ये सारी चीजें कुल्हाड़ी बनाई गई, ये नुकीले औजार बनाए जा रहे हैं। तो ये इसके किससे बनाए जा रहे हैं? तांबे से। पहला प्रयोग मनुष्य ने किसका किया? तांबे का किया। बात करिए नव पाषाण काल में। ये यूपी SSSC का प्रश्न था, पिछली दफा यूपी
SSSCPET जो है पिछला जो हुआ था उसका ये प्रश्न भी है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाणी पुरास्थल बुर्जहोम व गुफ कराल से गर्द निवास के प्रमाण मिले हैं। यह बलूचिस्तान कश्मीर के ताम्रपाषाणी संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। बात क्लियर है? तो जो गर्द के आपको गर्द निवास के जो प्रमाण मिले हैं वो अगर आप केवल बुर्जहोम देख रहे हैं तो बुर्जहोम से नहीं गुफ कराल से मिले हैं। ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थित है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ से? कश्मीर का एक पार्ट है जो कि अभी पीओके का हिस्सा है। बात क्लियर है? तो ये नवपाषाण काल संबंध कुछ ऐसे जो स्थान है उनके विषय में जान लेते हैं। क्या है? देखिए सबसे पहले बात करें नवपाषाण काल के स्थान, उनकी स्थिति और उसके बाद जो है उनकी समग्र समय स्थिति अवधि की बात करें तो फिर उसके बाद उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। जैसे मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में पूछा जाता है आपसे। मेहरगढ़ स्थित है भारत, पाकिस्तान, चाइना, इंडोनेशिया पूछा जाता है तो भैया ये पाकिस्तान में स्थित है ना। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी। आपको पता मेहरगढ़ से कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। यहाँ से कपास और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बात क्लियर है? तो गेहूं की खेती और कपास, अब यहाँ से गेहूं और कपास की खेती, क्या गेहूं व कपास की खेती के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं बुर्जहोम। अभी हमने पढ़ा बुर्जहोम कहाँ पे है? तो कश्मीर में है, कश्मीर के बलूचिस्तान में है। तो भैया यहाँ से क्या मिला? अभी हमने गर्द निवास की बात की थी और यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है पालतू कुत्ते का मालिक के शव के साथ दफनाया जाना। मतलब ये कुत्ता यहाँ का पालतू पशु था, इससे सिद्ध हो रहा है। अभी हम लोग वहां देख रहे थे, यहाँ से सिद्ध हो जा रहा है कि यहाँ से पालतू पशु जो है उनका कुत्ता था और उसका मालिक के साथ दफनाया जाता था। और क्या मिला था? यहाँ से गर्द आवास भी मिला था, गर्द निवास या गर्द आवास जो भी बात करें आप। उसके बाद आते हैं गुफ कराल, ये भी कश्मीर में है। आपको पता है अभी थोड़ी पहले यहाँ के लोग शिकार करते और मछली पकड़ते, परंतु संभवतः यहाँ के लोग कृषि से भी परिचित थे। क्यों? पर यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, शिकार करते थे, अपना मछली पकड़ते थे और कृषि से भी यहाँ लोग परिचित थे। पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान के लोग कृषि से परिचित नहीं थे? तो अगर उसमें गुफ करान आएगा तो आप कह दीजिए हाँ यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। अब जैसे क्या है, चिरान चैचर है, सनुवार है, तारादी है, ये कहाँ पे? तो भैया यहाँ पे नाम देखें सिनुवारी, मतलब ये कहीं उधर दक्षिण का है। तो भैया ये दक्षिण का नहीं, ये बिहार का है। और ये मध्य गंगा घाटी में कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण काल स्थल हैं जो हड्डी से बने औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे। हड्डी से बने हैं, पहले पत्थर से हड्डी, ये सारी चीजें मिक्स थी। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडुकल, पकानी चुल्लू, सगेन कुल्लू, तेलकोट्टा, ये कहाँ पे? तो भैया ये सब कर्नाटक में है। ये तेलकोट्टा ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो भैया अगर इसकी बात करें तो ये लोग पशुपालक थे, उन्होंने भेड़ बकरियों और मवेशियों को पालतू बनाया था। और एक बात और, जो मवेशी थे इनका ये लोग केवल और केवल किस लिए उपयोग करते थे? केवल और केवल उत्पादन के लिए उपयोग करते थे। जैसे कि दूध उत्पादन के लिए, खेती के लिए उपयोग करते थे इनका, बाकी इनका कोई यूज नहीं था। उस वक्त पूजा पाठ के लिए इनको नहीं मानते थे। बात क्लियर है? अगला आता है पास्यमपल्ली। पास्यमपल्ली कहाँ पे भैया? तमिलनाडु में। अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था? तमिलनाडु में जो है, जैसे अभी ये अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो तमिलनाडु है यहाँ पे यहीं पे पढ़ा था ना, तमिलनाडु में मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। देखिए ये टेरी स्थल की बात हुई थी। टेरी स्थल जो मध्य पाषाणिक पुरा स्थल थे उन्हें टेरी स्थल कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तमिलनाडु जो है इसमें यहीं पे टेरी स्थल कहा जाता है। मध्य पाषाणिक पुरा स्थल को क्या कहते थे? टेरी स्थल कहते थे। समझ गया? दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली फसलें रागी, गेहूं और मूंग थी। नवपाषाण काल में कृषि यहाँ गौड़ ही थी। नवपाषाण काल में यहाँ कृषि उपकरणों का प्रयोग होता था, है ना, मुख्य नहीं थी लेकिन गौड़ थी। बात क्लियर है? मतलब उपस्थित थी। अगला क्या है? अगला है उटनूर। उटनूर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। अभी आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये लोग किसान थे, इन्होंने भेड़ बकरियों और मवेशियों को पालतू बनाया था। अब आपको पता है, अब यहाँ पे भेड़ बकरियों को जो पालतू पशु बनाते थे इनका उद्देश्य था कि दुग्ध उत्पादन हो, खेती में कुछ सहयोग करें, तो सारी चीजें थी। उसके बाद डाउजाली होर्डिंग, ये कहाँ पे? मेघालय का है ये। और इस क्षेत्र में उत्तरी कछार, गारो, नागा पहाड़ियाँ, जयंती, खासी पहाड़ियाँ, असम पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे सम्मिलित थी। पूछा था कुलडिहवा। कुलडिहवा कहाँ? उत्तर प्रदेश। यहाँ से चावल के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। बात क्लियर है? यहाँ से चावल खेती के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। कुलडिहवा उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे पूछा मेहरगढ़ कहाँ पे? जहाँ कृषि के साक्ष्य
मेहरगढ़ नहीं, यहाँ पे क्या महागढ़ है। अब ये मेहरगढ़, जिसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में है। यहाँ पे पूछे महगढ़, तो महगढ़ भैया उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित हज स्थल के पशुपालन व रोपण संबंधी प्रमाण मिलता है। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे चेपानी मांडो, चेपानी मांडो भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में भैया। और ये विश्व का प्राचीनतम मृद भांड 700 ईसा पूर्व लगभग यहीं से प्राप्त हुआ था। यह नवपाषाण काल की तिथि को यहीं से, इसी से स्पष्ट किया जाता है। बात क्लियर है। तो ये आपके नवपाषाण काल थे। अगला पॉइंट क्या था इसमें, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आपका ताम्रपाषाण काल आता है। तो भैया ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल जो है ये भारत में प्रथम धातु युग था। ठीक है, ताम्रपाषाण काल जो है चालको मतलब ताम्र और लिथिक मतलब पाषाण। अगर बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं, चालको लिथिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चालको लिथिक। ठीक है, चालकोलिथिक। इसके दौरान धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला था। बात क्लियर है। ताम्रपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया। भारत में प्रथम धातु युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए तांबे और इसकी मिश्र धातु कांसा जो कम तापमान में पिघल जाती थी, इस अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाती थी। और सबसे बेसिक प्रश्न, वे पशुपालन साथ किसकी करते थे, झूम की खेती करते थे। मतलब ये लोग महाराष्ट्र की साइड में ज्यादा रहते थे। ठीक है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ झूम की कृषि करते थे। तो ताम्रपाषाण युग के विषय में ये सारी चीजें थी। तो जो युग विभाजन था, और इतिहास में इससे बाहर प्रश्न आपका किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। और आप इसके बाद लेकर के आएंगे हम लोग इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए इजाजत दीजिए, अब आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।